जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल अंक अकेडमी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो हम जो टॉपिक पढ़ने चाह रहे हैं उसको हम लिख लेते हैं फटाफट से। हम लिखने जा रहे हैं भाई मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। आई गेस ये आपको पता है बेसिक तरीका, और आपको आई गेस सारी चीज़ें पता है मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो एक काम कर लेते हैं, इसका जो पेन है थोड़ा सा इसको और पतला कर लेते हैं, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली दो तरह से होता है। पहला तरीका सिंपल है, सबको पता है। आई गेस नहीं पता तो हम जान जाएंगे। ग्राफिकल एडिशन क्या होता है भाई? ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड। मेथड लिख देते हैं, नहीं लोग बुरा मान जाएंगे। ग्राफिकल मेथड। और दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं और समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या है। ग्राफिकल मेथड की अगर बात करें तो मैं पहले इस पर हम बात कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि ये ग्राफिकल मेथड क्या है। तो वापस से एक बार हेडिंग डालते हैं कि भाई ग्राफिकल मेथड क्या है। और बाकी सब सही चल रहा है, आई गेस सही चल रहा होगा आप लोगों का। ठीक है, चलो ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि भाई ट्राइंगल लॉ क्या है। ट्राइंगल लॉ, TRIANGLE, ट्राइंगल लॉ। ठीक है भैया, ट्राइंगल लॉ क्या है? ट्राइंगल लॉ किस चीज का? ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, कहने का मतलब बस इतना है कि वेक्टर वेक्टर को कैसे जोड़ोगे तुम। दो वेक्टर है, कैसे जोड़ोगे? सिंपल सिंपल सा। तो देखो कैसे जोड़ोगे, आसान है, इसमें कुछ ऐसा बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं, जैसे जोड़ते हो वैसे जोड़ो। चलो मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है। ठीक है भाई, कोई वेक्टर बी है। ठीक है भाई, जोड़ दिया। आंसर कितना आना चाहिए? कोई नया वेक्टर। चलो मान लिया आर। आर को क्या बोलेंगे? आर को एक नया नाम दे दिया। नाम क्या दे दिया? रिजल्टेंट। आर को नाम क्या दे दिया भाई लोगों? रिजल्टेंट, या रिजल्टेंट वेक्टर कह लो, ज्यादा अच्छा लगे, इसका इसको बुरा नहीं लगे तो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? आई गेस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल। चलो अब देखते हैं कि इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर रिप्रेजेंट करने की बात तुमसे कोई पूछे तो तुम कहोगे कि सर एक काम करो, स्ट्रेट लाइन ले लो। एक स्ट्रेट लाइन देखो मैंने ये ले ली। ठीक है, और एक और वेक्टर बना लेते, कहीं पर इधर कहीं बना लेते। चलो ये वेक्टर एक बना लिया हमने, बन गया। ठीक है, अब इनको शकल सूरत दे देते हैं थोड़ा सा। इसको, इस वेक्टर को थोड़ा सा स्माइली कर दो, इस वेक्टर को थोड़ा सही कर दो। इस वेक्टर को मैंने बोला कि चलो ये वेक्टर है बी वेक्टर। वेक्टर ऐसे लगाओ। और इस वेक्टर को मैंने बोला कि चलो ये वेक्टर है भाई ए वेक्टर। ठीक है, मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल से इसका कुछ तो एंगल है। मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है भाई ये थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, कोई टेंशन नहीं है। क्या करो, वापस से ए वेक्टर बनाओ। बन गया ए वेक्टर। और बी वेक्टर, एक काम करते हैं, इस वेक्टर को थोड़ा सा ना थोड़ा सही बना लेते हैं। चलो इसको प्रॉपर वेक्टर बनाते हैं। ये ए वेक्टर हो गया। ए वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करो, बी वेक्टर को उठाओ और इसके आगे ला करके ऐसे रख दो। देखो कैसे, बी वेक्टर को ऐसे रख दिया। ये देखो बी वेक्टर वैसे के वैसे, ऑलमोस्ट वैसे के वैसे मैं रखने का ट्राई कर रहा हूँ, रख दिया। पैरेलल शिफ्ट क्या याद है? पैरेलल शिफ्ट कल पढ़ा था। पैरेलल शिफ्ट का मतलब क्या होता है? जैसे के जैसे वैसे के वैसा उठा के रख दो। ये बी वेक्टर आ गया। कौन सा वेक्टर आ गया भाई? इस वेक्टर का नाम मैं कह देता हूँ, ये बी वेक्टर आ गया। तो रिजल्टेंट, अब देखो ए और बी जुड़ गया। कैसे जुड़ा ये देखो जरा ध्यान से। हमने कहा कि ए का हेड ले लो। ए का हेड ले लिया, और बी की टेल ले लो। बी की टेल हो गई। सही है ना? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। क्या ये ए का हेड है? बिल्कुल ए का हेड है। बी की टेल है, ये बी की टेल, जुड़ गया। ठीक है, अब जब जुड़ गया तो आपको क्या करना है? रिजल्टेंट बनाना। तो एक काम करो, ए पर रखो और बी तक जाओ। ए पर रखा और बी तक है, देखो पहुंचे यहाँ पर, ऐसे ऐसे पहुंच गए। ठीक है, अब पॉइंट प्रॉब्लम ये है कि एरो किधर लगाएं? एरो हमेशा ए से बी पर लगाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे। कलर मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे लगाएंगे। देखो ये,
ये हमारा बना आर वेक्टर। अब अगर आर वेक्टर को पूछे तो क्या बोलोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आई गेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, फिर से समझो, ए के हेड से, ए का हेड है, हेड की स्पेलिंग गलत हो गई मुझसे, चलो कोई नहीं, ए का हेड है और बी का टेल है। ए के हेड के बी के टेल को जोड़ दिया, जुड़ गया, और ऐसे वेक्टर बना दिया ए से बी की तरफ। कैसे, ए से बी की तरफ। ठीक है, चलो एक और ट्रायल लेते हैं बढ़िया सा, ए प्लस बी निकालते हैं। चलो मान लेता हूं कि कोई वेक्टर है पी और कोई वेक्टर है क्यू, और इसको जोड़ने पर कोई रिजल्टेंट आता है आर। रिजल्टेंट मतलब दोनों का एडिशन। ठीक है, और हम चाहते हैं इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें। मैं दोनों वेक्टर बनाता हूँ। चलो मैंने बोला कि पी वेक्टर कुछ ऐसा है, देखो पी वेक्टर ऐसा कुछ बना रहे हैं, और क्यू वेक्टर को मैं ऐसे ले ले रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं जल्दी से। ये ऐसा हो गया ए वेक्टर, और इसी तरह से ये आपका कौन सा वेक्टर है, क्यू है। ये आपका कौन सा वेक्टर है, पी वेक्टर। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, जरा ऐड करेंगे तो क्या होगा, पी वेक्टर जैसा है वैसे रखो उसको, ये पी वेक्टर हो गया। क्यू वेक्टर जैसा है उसको वैसे रखो, ये अच्छा नहीं, इसको ले लेते हैं। चलो ये आपका क्यू वेक्टर हो गया, आई गेस क्यू वेक्टर हो गया। अब देखो हमें p प्लस क्यू चाहिए, तो p से q की तरफ जाओ। कैसे, ये गलत है क्या? अब बताओ, इसमें कुछ गलती हुई है मुझसे, सोचो सोचो क्या गलती, जल्दी से बताओ, कुछ तो गलती है। क्या गलती है? गलती ये है, मिस्टेक ये है कि यहाँ पर देखो p के हेड से q का टेल जोड़ना चाहिए, जो कि नहीं जोड़ा। इसका मतलब यहाँ पर देखो एक मिस्टेक है। हमें क्या चाहिए, p के हेड से q का टेल जोड़ना चाहिए। p के हेड से, p के हेड पे लेके जाओ और q का टेल जोड़ो। अब देखो सही बनता है। ठीक है, ये ऐसा, ये हो गया q वेक्टर। हमें कैसा चाहिए था, p से q तक चाहिए, तो p से q तक जाते हैं ऐसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और एरो कैसे बनेगा, r, यानी r वेक्टर कैसे दिखाओगे, r वेक्टर ऐसे दिखेगा, r वेक्टर हो जाएगा जो कि हो जाएगा p वेक्टर प्लस q वेक्टर। आई गेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे ज्यादा करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, एक चीज और समझ लेते हैं, एक दूसरा लॉ भी है, बहुत प्यारा सा लॉ है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसका नाम बहुत अजीब है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की अगर हम बात करें तो चलो मैं देखता हूँ क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। आप मुझे बताओ जरा, मान लेते हैं एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक ले लिया हमने। ठीक है, अब इस ब्लॉक के सेंटर से मैंने एक ऐसी लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि एक आदमी इधर से ऐसे फोर्स लगा रहा है ऐसे, और एक आदमी इधर से ऐसे खींच रहा है, बेसिकली इस ब्लॉक को खींच रहा है। दो बातें हैं क्लियर है, कि अगर इस साइड पर फोर्स ज्यादा होगा, किस साइड पर, अगर आपका इस साइड पर फोर्स ज्यादा होगा, इस साइड अप साइड पर, या इस साइड पर, जिस साइड फोर्स ज्यादा हो ऑब्जेक्ट उस तरफ जाएगा। सही है ना भाई, ऑब्जेक्ट का फोर्स जिस तरफ ज्यादा उस तरफ जाएगा। तो ये जो बीच में क्रॉस होने वाली लाइन है, ये दोनों का नेट फोर्स देगी एफ। जो बीच का फोर्स नेट लग रहा होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट बताएगी, F1 प्लस F2। यानी इसको F1 मान लेते हैं, चलो इसको हम F2 मान लेते हैं। फिर से समझो ध्यान से, मान लेते हैं कोई आदमी इसको खींच रहा है। सोचो जरा, इस ब्लॉक को अगर कोई खींच रहा है, इस ब्लॉक को अगर कोई खींच रहा है, मैं इधर समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं एक ब्लॉक है और इसको कोई इधर खींच रहा है, देन इधर खींच रहा है, डेफिनेटली ब्लॉक इस तरफ जाएगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। अच्छा सोचो जरा, अगर इस, ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स 20 न्यूटन है और ये फोर्स 1 न्यूटन है, तो ब्लॉक किधर जाएगा, इधर। समझ में आई बात?
अगर दोनों फोर्स बराबर है, मान लो तो ये भी 21 है, ये भी 21 है, तो क्या होगा, ब्लॉक हमेशा बीच से जाएगा। तो जनरली केस में ऐसा क्या होगा, इट विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा, चाहे जैसा भी हो एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। और पैरेललोग्राम जब फॉर्म होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर का जो डायगोनल होगा वो दोनों फोर्सेस को दिखाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ समझ लीजिए, यानी डायगोनल जो होता है वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, F=F1+F2। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरा डायग्राम आपको दिखाता हूँ नए पेज पर, एडिशन एड अ पेज। देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई वापस से हमने एक अपना पार्ट ले लिया, एक वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया जो हॉरिजॉन्टल से कुछ तो एंगल बना रहा है, हमको नहीं पता क्या एंगल है। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर ए हो गया, मैं बोलता हूँ चलो ये वेक्टर ए हो गया। ठीक है, ये वेक्टर आपका बी वेक्टर है, इसका एरो इधर की तरफ है, बीच का एंगल डेफिनेटली हमें ये पता नहीं, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, दोनों का वेक्टर एडिशन दिखाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, नीचे वाली लाइन को ऐसे कैसे ले लो, ले लिया। ठीक है, ऊपर वाली लाइन को टेल से टेल ऐड कर दो। देखो ट्राइंगल लॉ में टेल से टेल नहीं ऐड करना था, अगर हम ट्राइंगल लॉ की बात करें तो टेल से टेल नहीं ऐड करना था, बट यहाँ पे हम जब हम इसको सॉल्व करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, तो वेक्टर शुड बी एडेड बाय टेल टू टेल। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस वेक्टर को मैं बोलता हूँ ए वेक्टर, इस वेक्टर को मैं बोलता हूँ बी वेक्टर। अब इनको मिला करके एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, इमेजिनरी पैरेललोग्राम। ये कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और इनके बीच में डायगोनल कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, ये आपका डायगोनल आर हो जाएगा। तो ये जो आर है ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये जो आर है ये क्या देगा, दोनों का रिजल्टेंट इफेक्टिव इफेक्ट देगा। रिजल्टेंट मतलब इफेक्ट देगा। क्लियर है, इस केस में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो यहां पर देखो ये पॉइंट, दिस शुड बी कनेक्टेड टेल टू टेल। कैसे कनेक्टेड होना चाहिए, टेल टू टेल। ठीक है, अच्छा ये एंगल देखो, ये एंगल, ये जो एंगल है अल्फा, अल्फा क्या बताता है, अल्फा बताता है पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हमारा कहाँ पर है, किस जगह पर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन ऑफ अल्फा चाहिए, हमको चाहिए डायरेक्शन ऑफ अल्फा। अब कभी भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे। क्लियर हो गया, ए मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया होगा सबको ये। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, फिर अब अगला टॉपिक हमारा है, बहुत बढ़िया टॉपिक, बहुत ही आसान, पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा भाई, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं क्या है, सिंपल समझो। चलो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स मैं वेक्टर को फोर्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, इनको इनकी वेक्टर की शक्ल बना देते हैं जरा। ये वेक्टर हो गया एक, ये वेक्टर हो गया दो, ये वेक्टर हो गया तीन, ये वेक्टर हो गया चार। नाम दे देते हैं, इसका नाम चलो ए हो गया, ए वेक्टर, इसका नाम भाई बी वेक्टर, इसका नाम भाई सी वेक्टर, इसका नाम भाई डी वेक्टर। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करता है, कहता है कुछ नहीं, एक काम करो, ट्राइंगल लॉ को फॉलो करो, सिंपल, ए का हेड पर बी का टेल जोड़ दो। ठीक है, फिर से देखो, मैं फिर से बनाता हूं ताकि समझ में आए। मैंने ए बनाया, ए के हेड पर बी का टेल जोड़ दिया। ठीक है, ये था आपका ए और इसके ऊपर ऐसे बी जुड़ गया। देखो ए के हेड पर बी का टेल जुड़ा है, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ठीक है।
उसके बाद बी के हेड पर सी का टेल जोड़ दो। देखो सी को उठा करके यहाँ रख दिया, ठीक है, आई गेस क्लियर हो रहा होगा, ये सी आ गया आपका। इसके बाद सी के हेड पर डी रख दो, ऐसा, डी हो गया, क्लियर है। अब कोई दिक्कत आई गेस नहीं। अब क्या करो, बिल्कुल ट्राइंगल लॉ फॉलो करो। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, जहां से शुरू किए थे वहां से चलना चालू करो और देखो लास्ट वाले पॉइंट को मिला दो, यही कर रहे थे। अरे भाई ट्राइंगल लॉ ऐसा ऐसा था, ठीक है, दो होते तो यहाँ चला जाता, तीन होते तो ऐसा चला जाता, यानी ये हमारा आ गया। अब एरो किधर है, जिधर से चालू किए उसके अपोजिट, ऐसा। आई गेस क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। यानी ये वैल्यू आपका आर आ गया। अब आर लिखा कैसे जाएगा, आर को हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर और भी होता तो और भी, सही है। आई गेस क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है, वापस चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर जगह बची हुई है, वापस से देखो वेक्टर कैसे होते हैं। अगर किसी वेक्टर की बात करें तो वेक्टर की प्रॉपर्टीज है कुछ, वेक्टर प्रॉपर्टीज। वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहला है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कुछ नहीं, सिंपल, बहुत आसान, 1 मिनट का काम, कि अगर कोई वेक्टर ए है, अगर कोई वेक्टर बी है तो उसको आगे पीछे लिख दो, अगर कोई वेक्टर वी है, अगर कोई वेक्टर है, ऐसे लिख दो, सिंपल, कोई टेंशन की बात नहीं है, सही है ये चीज। दूसरा, और ये क्या कहते हैं, ये कैसे होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, एसोसिएटिव। जैसे कि इसका एग्जांपल बहुत ही प्यारा, अगर ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी अगर कभी जिंदगी मिले तो इसको ऐसे लिख दो, ए प्लस बी और प्लस आपका सी, ठीक है। आई गेस कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इस चीज में, बेसिक रूल है, ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, तो ये बिल्कुल जनरल अलजेब्रा की तरह यहाँ पर काम करता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। एक छोटा सा नोट और है, पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ये जो नीचे आपने पढ़ा उसके ये दिख रहा है आपको, सोचो जरा कि अगर ये वेक्टर डी पॉइंट आकर के, जो डी पॉइंट देख रहे हो, डी पॉइंट, अगर डी पॉइंट आकर के यहाँ पर ऐड हो जाता तो आर की वैल्यू क्या होती, डी पॉइंट ऐड होकर के डायरेक्टली यहाँ आ जाता। देखो जरा ध्यान से, मैं एक बढ़िया सा छोटा सा सवाल देता हूँ, सवाल समझो, सवाल हम सारे लास्ट में करेंगे, बट देखो, मान लेते हैं कि आपको ऐसा कुछ दिया है, एक वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर, एक तीसरा वेक्टर, एक चौथा वेक्टर, एक पांचवा वेक्टर, ऐसा, ठीक है। अब ये ऐसा है, ये वेक्टर, अरे यार ये ऐसा है कुछ, ये ए वेक्टर, इसको मैं बोल देता हूँ चलो पी वेक्टर, इसको मैं बोल देता हूँ चलो सी वेक्टर, इसको मैं बोल देता हूँ चलो डी वेक्टर, इसको मैं बोल देता हूँ चलो ई वेक्टर, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन दे दे कि फाइंड आर, फाइंड करो आर, रिजल्टेंट बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें कुछ आर है, नहीं है, इसमें कोई आर है ही नहीं, देखो सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है, यानी आर की वैल्यू क्या अपने आप हो जाएगी 0, कोई टेंशन की बात नहीं है, सीधे आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। हमने एनालिटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड समझ लिया, एनालिटिकल मेथड देखते हैं। एनालिटिकल मतलब बेसिकली मैथमेटिकल रीजन और कुछ नहीं, एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल का मेथड का जो प्रूफ है वो हमारे यूट्यूब चैनल अंक अकेडमी पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो वो डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, बट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ क्या है। चलो वापस से हम एक वेक्टर लेते हैं, ये आपका एक वेक्टर हो गया।
और एक दूसरा वेक्टर ले लिया हमने, ऐसा तो हम पैरेललोग्राम लॉ कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, एक नया पैरेललोग्राम ऐसे बना लिया और इस तरह से इसको ऐड कर लिया। ठीक है, आई गेस शायद उतना अच्छा नहीं बना, थोड़ा और तिरछा होना चाहिए थे, तो चलो थोड़ा और पैरेलल बना लेते हैं इसको। आई गेस इतना क्लियर होगा सबको। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे और ये आगे की लाइन ऐसे रहती थी। ठीक है, ये डेरिवेशन हमने किया हुआ, इसलिए हम अभी नहीं करेंगे इसको, ऑलरेडी हम इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो चलो ये पॉइंट, चलो ये पॉइंट हमारा ओ पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को मैं कुछ एम दे देता हूँ, इस पॉइंट को ए पी दे देते हैं, इसको एन मान लेते हैं चलो, और इसको कुछ तो मान लेते हैं, चलो जेड मान लेते हैं, जरूरत नहीं है बट ठीक है। ये हमारा वेक्टर है बी, ये हमारा वेक्टर है भाई ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इसको भी रफ कर देते हैं, एक काम करते हैं, रुको, चलो इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको वेक्टर बी मान लेते हैं। ठीक, अब रिजल्टेंट जैसा हमने अभी पढ़ा, रिजल्टेंट क्या होगा, सेंटर से पास हो रहा होगा और वो डायगोनल पे जा रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, रिजल्टेंट हमेशा कैसे जा रहा है, और ये वैल्यू हमने कहा था अल्फा है। दोनों के बीच का एंगल हमेशा याद रखो हम थीटा मानेंगे। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर हमने लिया है अपने किसी प्रूफ करने के लिए लिया है। ठीक है, तो उसकी जरूरत हमको नहीं है अभी के लिए, है ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा, और हम उसको करेंगे भी नहीं। हम जब इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे जो हमने ऑलरेडी किया है, हम क्या कर रहे हैं याद रखो अच्छे से, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ को बेसिकली कर रहे हैं। ठीक है, और इससे एक निकल के फॉर्मूला आएगा, ये वैल्यू आपकी आर होगी जैसे हमने पढ़ा था। ठीक है, हम क्या लिखते हैं भाई, हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी और इसका मॉड, ये हो गया, यही हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखो एक बात जो सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एक फॉर्मूला, जब हम इस पूरी डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं एक फॉर्मूला निकल के आता है, क्या निकल के आता है भाई, वो निकल के आता है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये निकल करके आता है, और इसके ऊपर ऐसे रूट लगा देते हैं। इन दोनों फॉर्मूले में क्या रिलेशन है, क्या मतलब है, सोचो जरा, अगर इधर भी मॉड ले लिया जाए, इधर भी मॉड ले ले, तो ये वैल्यू तो भाई आर हो गई ना, दिस इज आर, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम हो गई ना। अरे भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हुई कि नहीं हुई, हो गई। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, इसका मतलब वी कैन राइट आर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर का मॉड, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल, कुछ टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा टैन अल्फा के बारे में बात करते हैं। टैन अल्फा क्या है भाई, टैन अल्फा, टैन अल्फा फिर से देख लो एक बार, टैन अल्फा क्या, ये एंगल, रिजल्टेंट कहाँ पर है, टैन अल्फा क्या कह रहा है भाई, रिजल्टेंट कहाँ पर, रिजल्टेंट की पोजीशन क्या है, तो टैन अल्फा होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, आई गेस सबको ये बात क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब इसी फॉर्मूले को लेकर के दो कंडीशन लेते हैं। अच्छा, एक चीज और यहीं पे नोट डाल के लिख लेते हैं, फिर बाद में हमें याद रहे न रहे। मान लेते हैं कि इसी फॉर्मूले को ऊपर उतारते हैं, इस फॉर्मूले की बात। ठीक है, अगर मुझसे बोला जाए कि ए माइनस बी कर लो, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में क्या चेंज जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, सही है,
ये तो रिजल्टेंट का मॉड ही रहेगा, जिसको कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है। tan की अगर बात करें, tan अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, tan अल्फा में भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, केवल माइनस साइन। चेंज वाली वैल्यू को मैं सर्किल करूंगा छोटा छोटा सा जरा। देखो ये एक चेंज हुआ, ये वाला, ये चेंज के लिए हम क्या करते हैं, अलग से कुछ मार्क। देखो चेंज क्या हुआ, ये चेंज हुआ, यहाँ पर ये चेंज हुआ, यहाँ पर ये, बस इतना ही, और कुछ। अगर माइनस का मॉड ले रहे हो तो क्लियर है, आई गेस क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं इसी फॉर्मूले के। ठीक है भाई, चलो पहला स्पेशल केस हम ले लेते हैं। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस क्या है। स्पेशल केस नंबर 1 है कि चलो मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, ये देखो एक वेक्टर ए है, और एक दूसरा वेक्टर है जो इसी लाइन के ऊपर ऐसा है, देखो बी वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो देख के लग रहा है दोनों के बीच, अरे भाई एक के ऊपर एक है ना भाई, 0 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल 0 है। ठीक है, अगर ऐसा है इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकालते जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह 0। बढ़िया, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, यानी ये क्या है, बेसिकली ये मॉड वैल्यू है। ठीक है, ये रिजल्टेंट ही तो है बेसिकली, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलो, तो ये पहला केस हो गया, फर्स्ट केस। सेकंड केस की मैं बात करता हूँ। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस आपका है, क्या है भाई सेकंड केस, चलो ये ए वेक्टर था, अब ए वेक्टर के जस्ट अपोजिट सेम पॉइंट से ऐसा बी वेक्टर लगा है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, 180 डिग्री अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। वापस से फॉर्मूला लगाते हैं, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। भाई कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है शायद। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं, आप फिर से लिख दो, आर की वैल्यू लिख दो आप ए माइनस बी, देखो आ गया ना, आर की मॉड की वैल्यू कितने आ गए, ए माइनस बी। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं एक छोटी सी और, अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब क्या है, एक वेक्टर, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। अब देख के लग रहा है दोनों के बीच में एंगल कितना है, ऐसा 90 है। भाई 90 है अगर तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू रखो, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू देखते हैं जरा। कॉस 90 की वैल्यू होती थी 0, ये पूरा का पूरा हो गया 0, यानी ये टर्म हो गया 0, यानी आर की वैल्यू कितनी बची, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और इसमें रह गई, हम tan अल्फा भी निकालते हैं अपना। tan अल्फा क्या था हमारा, tan अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। जरा वैल्यू रखो, b हो जाएगा b साइन 90। अरे भाई थीटा की वैल्यू कितनी है,
90 है, ठीक है। ए प्लस बी कॉस 90, ये वैल्यू कितनी, 0, कॉस 90 0, साइन 90 1, ये हो जाएगा बी अपॉन ए, यानी कि tan अल्फा की वैल्यू इस केस में आ जाएगी b बाई ए। जरा ध्यान से देखो डायग्राम को, b हमेशा ऐसा, ए हमेशा ऐसा, ठीक है। आई गेस आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, मजे करो।